हेलो नमस्कार, मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो पे हम चर्चा करेंगे। आज की वीडियो जो होगी वह हिंदी ग्रामर अर्थात व्याकरण से रिलेटिव होगी। आज के वीडियो में पूरे आप 150 प्रश्नों को कवर करेंगे। 150 प्लस प्रश्न आज की वीडियो से होंगे। आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी और मैं पहले ही स्टार्टअप में आपको बता दूँ कि पूरी वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, आप किसी वर्ष के प्रीवियस ईयर को उठा लीजिए। आज की वीडियो से आपके जो एग्जाम है यूपी टेट का, उसमें डायरेक्टली बात पूछ रहा हूं दोस्तों कि डायरेक्टली उसमें 5 प्रश्न, चाहे 3 प्रश्न, चाहे 4 प्रश्न, 3 से लेकर 5 प्रश्न आपके बनने वाले हैं। तो आज की वीडियो इतनी महत्वपूर्ण वीडियो है, मास्टर वीडियो, जो कि आप लोग देख भी रहे हैं कि जो आपका 150 प्लस क्वेश्चन का इस संग्रह होगा। इसलिए पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, बिल्कुल अच्छी लगेगी, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का जो आप लोग सिलेबस देखिएगा, इस वीडियो में आपका बाद में प्रैक्टिस सेट होगा। ये 150 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट होगा। उससे पहले वर्णमाला में जितने भी चीज़ पूछे जाते हैं, इतने चीज़ को शॉर्टकट में आप देखेंगे और उसी चीज़ से आप प्रैक्टिस सेट के 150 प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में सर्वप्रथम हम चीज़ों को देखेंगे। वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं? सबसे पहले देखिएगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये भी प्रश्न बन चुका है, आप लोग प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। ठीक है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा, उच्चारण के आधार पर वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं और लेखन के आधार पर वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं। आपको बता दें, उच्चारण के आधार पर वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 52 होती है। और लेखन के आधार पर वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 53 होती है। आपको बता दें, 52 + 1 = 53, अर्थात एक जो वर्ण है ना, इसी को बोलते हैं विशिष्ट। याद रखेंगे, इसको विशिष्ट वर्ण का नाम देते हैं। अगर आपसे पूछे कि ये वर्ण है कि व्यंजन है, तो याद रखेंगे ये होता है विशिष्ट व्यंजन। क्या होता है प्यारे? विशिष्ट व्यंजन होता है। और जो आप लोग देखेंगे, इसका चिन्ह जो होता है वो इस नुमा का होता है। याद रखेंगे, पहले वर्णों की संख्या हुआ करती थी 52 और अब वर्णों की संख्या हो गई है दोस्तों 53। ठीक है, हिंदी केंद्रीय जो आपका बोर्ड है, इसके द्वारा एक अलग वर्ण की मान्यता दे दी गई है। तो इस प्रकार इस समय वर्णों की संख्या या जो आपकी लिपि है देवनागरी लिपि, उस देवनागरी लिपि में वर्णों की कितनी संख्याओं को मान्यता दी गई है? तो 53 वर्ण हो चुके हैं। इसलिए आप 53 को याद रखिएगा, 52 को न याद रख के अब 53 को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये भी टॉपिक बन चुका है। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे हम ध्वनि बोलते हैं। याद रखेंगे, इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंस कर रहे हैं दोस्तों। देखिएगा, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि या वर्ण कहते हैं। याद रखेंगे, ध्वनि या वर्ण कहते हैं। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि या वर्ण कहते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। कितने वर्णों को मान्यता दी गई है? तो 53 वर्णों को मान्यता दे दी गई है। और मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है या इसी को वर्ण बोलते हैं। इतना चीज आपने याद कर लिया। अब चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे एक फोटो भी लगाया हूँ जो हिंदी वर्णमाला का एक फोटो है। इसमें आप लोग देख रहे हैं ना, अभी मैं आपको बताऊंगा हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन होते हैं, हिंदी वर्णमाला में अयुग्वाह होते हैं। इन्हीं में कौन स्पर्शी व्यंजन कहलाता है, इसमें कौन अंत्यस्थ व्यंजन कहलाता है, इसमें कौन उष्मी या संघर्षी व्यंजन कहलाता है, इसमें कौन आपका संयुक्त या मिश्रित वर्ण कहलाता है, और किसको उच्छिप्त या नुगडा व्यंजन बोलते हैं, कौन आगत कहलाता है, आगत स्वर कहलाता है, कौन आगत व्यंजन कहलाता है। सब चीज को 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं, क्योंकि इससे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में बने हुए हैं। ठीक है, तो आप एकदम समझ लीजिए कि 2 घंटे की वीडियो होगी, 2 घंटे से कम की ही होगी। तो याद रखेंगे, पूरे वीडियो लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अब हम बात करेंगे हिंदी वर्णमाला के प्रकार। आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा, देख लीजिएगा, मैं प्रैक्टिस सेट में आप ही से प्रश्न लिया हूँ और उसमें प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला के कितने प्रकार होते हैं। आप तुरंत कहिएगा। हिंदी वर्णमाला के जो प्रकार होते हैं वो 2 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 2 होते हैं। एक होता है स्वर और एक होता है दोस्तों व्यंजन। याद रखेंगे, स्वर जो होते हैं वे स्वतंत्र होते हैं, वे किसी दूसरे के प्रयोग से नहीं बोले जाते, वे अपने आप में स्वयं फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, वे बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। उनको हम
लोग स्वर बोलते हैं। और स्वरों की संख्या पूछ दे तो याद रखेंगे, बहुत लोग 13 ध्यान रखते हैं लेकिन 13 नहीं होता है। कितना होता है दोस्तों? 11 होता है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो याद रखेंगे व्यंजनों की संख्या होती है 41। कितनी होती है दोस्तों? 41 होती है। आपको मैं आगे इसमें और बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना। आपसे पूछ देता है कि मूल व्यंजन कितने होते हैं, तो मूल व्यंजन की बात पूछे तो मूल व्यंजनों की संख्या होती है दोस्तों 33। याद रखेंगे मूल व्यंजनों की संख्या होती है 33। ये 41 याद रखिएगा, 39 मत याद रखिएगा। बहुत जगह पे 39 लिखा हुआ है बुकों में, आप 39 को ना ध्यान रखिएगा, 41 को याद रखिएगा। राइट बात। चलिए आगे चलते हैं। स्वर और व्यंजन आप लोगों ने देखा, स्वर जो होते हैं वे स्वतंत्र होते हैं, बिना किसी वर्णों के प्रयोग से बोले जाते हैं। और व्यंजन जो होते हैं वे स्वरों पर आधारित होते हैं। जो व्यंजन होते हैं वह स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे आप लोगों को पता है ना कि जो स्वर होते हैं ना, वह जैसे कि आप लोग देखते हैं अ हो गया, आपका आ हो गया, आपका छोटी बड़ी, ऐसे ऐसे जो आप लोग देखते हैं ना वर्णमाला में, ये सभी स्वर कहलाते हैं। और ये जो आपका क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं दोस्तों? व्यंजन कहलाते हैं। अब मैंने कहा व्यंजन जो होते हैं वे स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। कैसे बोले जाते हैं देखिए ना, यहाँ पे मैं एक व्यंजन लिख रहा हूँ, जो आप लोग व्यंजन देख रहे हैं, इसका नाम क्या है दोस्तों? क। इसकी जो ध्वनि आती है वो क के भाव में आती है। ठीक है। अब क के निर्माण की बात हम करें दोस्तों, तो क का निर्माण कैसे हुआ है ध्यान देंगे। ये जो क है ना, इसके नीचे हलंत लगाएंगे, और हलंत का मतलब क्या होता है? आधा। अगर आप नहीं जानते हैं तो जान जाइए, हलंत का मतलब होता है प्यारे आधा। तो आधा क, और इसमें एक और आपका स्वर जुड़ा है जिसका नाम है अ। ये देखिएगा, जो आधा क और अ से मिलकर ये बनता है आपका पूरा क। तो आपको मैंने कहा कि क क्या है प्यारे? व्यंजन है। और व्यंजन का निर्माण किससे होता है? तो स्वरों की सहायता से होता है। स्वर इसमें क्या है? अ है हुआ ना, ऐसा हुआ ना। आप लोग इसको देखते चलिएगा। ठीक है। अब चलिए हम आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं स्वर के प्रकार। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ये भी प्रश्न में बने हुए प्रश्न हैं। स्वर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। कौन कौन से? हर्ष स्वर की संख्या पूछता है कितनी होती है, तो आपको बता दें दोस्तों 4 होती है। दीर्घ स्वर की संख्या पूछ देता है कितनी होती है? 7 होती है। और मूल रूप से 2 ही स्वर आपके स्वर रूप कहलाते हैं। प्लुप्त स्वर वह स्वर कहलाता है जिसके उच्चारण में 2 गुना समय लगता हो। हर्ष स्वर की अपेक्षा कितना लगता हो? 2 गुना समय लगता हो, उसी को हम लोग प्लुप्त स्वर बोलते हैं। जैसे आप लोग देखते हो ना, इसे ओम ऐसे लिखा होता है, ये जो होता है प्लुप्त स्वर का एग्जाम्पल होता है। तो याद रखेंगे ये आपके प्लुप्त स्वर होते हैं। प्लुप्त स्वर को मुझे नहीं पढ़ना है, ठीक ना, हमको पढ़ना है हर्ष स्वर को, और मुझको पढ़ना है दीर्घ स्वर को। दोनों स्वरों को पढ़ना है, क्योंकि दोनों स्वर आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिएगा। आपसे मैंने कहा हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। अगर आपने ये सब चीज़ें नहीं सीखी है दोस्तों, तो इसको आपको सीखना होगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम को मैं पास करूं, एग्जाम को अच्छे नंबर से कवर करूं, आगामी टीचर मैं बन पाऊं, या जो लोग टीचर के रेस में टीचर होके भी फंसे हुए हैं, वे लोग भी इसको सीखना पड़ेगा भैया, नहीं तो आप नहीं सीख पाओगे बिल्कुल। तो मैं यही आप लोगों से कहूँगा कि इस चीज़ों को प्रैक्टिस कर लीजिए। यही प्रैक्टिस आपको आगे अच्छा अंक कवर कराएगी, क्योंकि सबसे समस्या तो उन लोगों के लिए है जो हो गए हैं। जो होने वाले हैं वो तो ठीक है, जो हो गए हैं उनके लिए भी तलवार लटकी हुई है, दिक्कत है, समस्या है। तो इसलिए आप लोग भी भैया लगे रहिए, क्योंकि बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं, मैं कितने लोगों के क्या क्या जवाब दे पाऊँ, क्या क्या कह पाऊँ। डायरेक्टली कॉल आते हैं, मैं कॉल नहीं रिसीव कर पाता, इसलिए मैं आपसे क्षमा याची हूँ। तो आप लोगों से भी मेरा बहुत बहुत रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग भी ऐसी क्रम में सीखते चलिए, और आप लोग सीखेंगे तभी आप लोग उसको पास कर पाएंगे। आपके लिए एक ही ऑप्शन है, सीखना। ठीक है। चलिए, मेरा काम है सिखाना, आपका काम है सीखना। दोनों लोग अगर साथ चलें तो आगे काम बन सकता है। ठीक है। आगे देखिएगा, हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं जो आपके हर्ष स्वर को क्या बोलते हैं? आपको मैं यहीं पे बताते चल रहा हूँ। हर्ष स्वर को मूल स्वर भी बोलते हैं, याद रखेंगे। मूल स्वर भी बोलते हैं, याद रखेंगे। हर्ष स्वर को लघु स्वर भी बोलते हैं। नाम जो हैं मैं सबको बता रहा हूँ। लघु स्वर पूछे, मूल स्वर पूछे, हर्ष स्वर पूछे, सभी की संख्या 4 होती है। और इनका देखो भैया, इसका चिन्ह होता है अ, और इसके बाद ये होता है छोटी ई, और इसके बाद आपका होता है छोटा ऊ, और ये आपके ऋषि वाले री होते हैं। ये आपके होते हैं चारों वर्ण आपके हर्ष स्वर, याद रखेंगे दोस्तों। अब देखिएगा, दीर्घ स्वर आ जाता है। दीर्घ स्वर की बात करें दोस्तों, तो आपका आ हो गया, आपका ये बड़ी ई हो गया, और आपका ये दोस्तों बड़ा ऊ हो गया, और इसके बाद आपके दोनों एनक वाले ए हो गए, और इसके बाद ये आपका ओ हो गया प्यारे, और आपका ये दोस्तों औ हो गया। ये सभी कितनी संख्या हो गई? 2, 2 4, 2 6, 1 7। तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है प्यारे? तो 7 होती है। और हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो आपकी 4 होती है। दोनों चीज़ आपने कवर कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक और चीज़ यहीं पे लगे हाथ बता दे रहा हूँ। लगे हाथ देखिए ना दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ अयोगवाह। क्या है दोस्तों, ये देखिएगा अयोगवाह, मैं लिख कर यहाँ पे बता रहा हूँ। अयोगवाह किसे कहते हैं, या अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, या अयोगवाह के कितने वर्ण होते हैं। आपको मैं बता दूँ, अयोगवाह में 2 आपके वर्ण होते हैं, याद रखेंगे। एक अयोगवाह होता है, अयोगवाह किसे कहते हैं, तो अनुस्वार, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको पढ़ लीजिएगा। अनुस्वार और विसर्ग, याद रखेंगे, अनुस्वार और विसर्ग के सम्मिलित रूप को अयोगवाह बोलते हैं। अनुस्वार का जो चिन्ह होता है प्यारे वो ऐसे होता है, और प्यारे दोस्तों याद रखना विसर्ग का जो चिन्ह होता है वह ऐसे होता है। ये होते हैं अनुस्वार, ये होते हैं आपके विसर्ग, दोनों के सम्मिलित रूप को अयोगवाह बोलते हैं। और अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, तो याद रख लीजिएगा 2 होती है। ठीक है, मैं आपको बताऊं प्रश्न कैसे देता है। जैसे कि मैं मान लो आप लोगों को मैंने एक शब्द दे दिया, आप लोग बताइएगा। एक शब्द मैंने लिखा है कंगन, याद रखो कंगन। अब आपसे पूछ देगा कि कंगन में कौन सा अयोगवाह है। याद रखें, कंगन में अयोगवाह है, क्लियर है, लेकिन इसमें अनुस्वार है कि विसर्ग है। आप लोगों को पता है कि ऊपर जो अंग का मात्रा ऐसे जो मिलता है ना, न के भाव में आता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें अनुस्वार है। ठीक है, और इसी क्रम में प्यारे मैं आपको आगे बता रहा हूँ। देखिए ना, एक शब्द लिख रहा हूँ, जहाँ देखिएगा ए क्या है दोस्तों, याद रखेंगे, ए लिखा मैंने दुख, भगवान किसी को ना दें, लेकिन ये लिखा हूँ एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, दुख है। अब दुख में जो आप लोग ए वाला सिंबल देख रहे हैं ना दोस्तों, यहाँ पे जो 2 डॉट बिंदु इसे देख रहे हैं ना, ये किसका चिन्ह होता है, तो ये होता है विसर्ग का। तो इस तरह दे देता है कि इसमें कौन सा है, अनुस्वार है कि विसर्ग, ऐसे नाम दे देगा कि दुख में कौन सा है, अयोगवाह है। आपका अनुस्वार है कि विसर्ग है, तो आप देख के बता दीजिएगा। 2 ही प्रकार के होते हैं, ऊपर होगा तो आपका अनुस्वार होगा, बीच बीच में 2 रेखाएं होगी तो विसर्ग होगा। विसर्ग जो होता है अलग किया, अलग करने के भाव में आता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं और आपको बता दें ये भाषा के मुख्य आपके भाग हुए। भाषा कितने प्रकार की होती है आप बताइए तो हमको। भाषा 3 प्रकार की होती है, एक होती है मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। और जो हिंदी भाषा है ना, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी लिपि बताई गई है, आपसे मैं अगर पूछूं तो आप बताइए ना। यहाँ पे मैं लिख कर भी बताऊं, क्योंकि आपको पीडीएफ में मिलती है तो आप उससे भी पढ़ेंगे। तो जो लिपि होती है ना, उसकी लिपि क्या होती है आपको पता होना चाहिए। हिंदी भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी है। कौन सी लिपि है दोस्तों, याद रखेंगे, देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि की विशेषता भी कहीं कहीं पे पूछा है, याद रखेंगे, केबीएस में पूछा है, आपका DSSB में पूछा है। तो याद रखेंगे, जो आपकी लिपि होती है हिंदी की, वो देवनागरी लिपि होती है। देवनागरी लिपि की विशेषता होती है, ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। किस क्रम में लिखते हैं दोस्तों, तो याद रखेंगे बाएं से स्टार्ट करते हैं और दाएं में हम लोग खत्म करते हैं। इसकी विशेषता ये है कि बाएं से लिखकर दाएं तरफ खत्म करते हैं। और याद रखेंगे ऊपर रेखा का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर जो कुछ लिखते हैं ऊपर रेखा लगा देते हैं, जिसको सिरो रेखा का नाम दे देते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, क्या कहते हैं दोस्तों, सिरो रेखा बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी भाषा की जो लिपि होती है इसकी विशेषता होती है कि एक ध्वनि के लिए केवल एक ही संकेत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ भी याद रखना, और इसको मैं आपको डीपली बता रहा हूँ, उतना लिखना संभव नहीं है, इसलिए मैं इस चीज़ों को आपको 1 बाय 1 करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप हमको बताइएगा हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर को। कब मनाते हैं दोस्तों, याद रखेंगे, प्रत्येक वर्ष के 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, याद रखना। और एक चीज़ और लगे हाथ बता दूं, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो 10 जनवरी को। 14 सितंबर 10 जनवरी दोनों डेट याद रखना। 14 सितंबर को हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अब हम आगे बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अयोगवाह आपको बताई दिए कि अनुस्वार और विसर्ग दोनों के सम्मिलित रूप को अयोगवाह बोलते हैं, और यही होते हैं। अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता ही दिया कि दुख में क्या है, तो आपका विसर्ग होगा। और यहाँ पे मैंने आपको एक और बताया था, जैसे बताया था कंगन, कंगन में क्या होगा, तो अनुस्वार अयोगवाह होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हम बताते हैं स्वरों का विभाजन जिह्वा के प्रयोग के आधार पर। जो आपकी जिह्वा है ना, याद रखना, जितने भी आपको वर्णमाला पढ़ाया जाएगा दोस्तों, उसको आपको प्रैक्टिकली सीखना होगा। अभी मैं प्रैक्टिकली आपको सिखाऊंगा, आप चिंता मत करिएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देखिएगा और आप बिल्कुल सीख जाएंगे। अगर मन से आपने देखा है ना दोस्तों, तो याद रखेंगे, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो मन से अगर करना चाहेंगे तो आप कर जाएंगे, बिल्कुल कर जाएंगे, बिल्कुल ये मोटिवेशनल आपके लिए है। चलिए देखिए, स्वरों का विभाजन जिह्वा के प्रयोग के आधार पर होता है। और याद रखेंगे, प्रश्न ये बनता है कि जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वर के प्रकार होते हैं 3। कौन कौन से, एक होता है अग्रस्वर, जो आपके मुख के अगले भाग से इसका उच्चारण होता है,
एक होता है मध्य स्वर, इसका आपके मुख के बीच से उच्चारण होता है, और एक होता है पश्च स्वर जो आपके मुख के पिछले भाग से इसका उच्चारण होता है। और यही होते हैं स्वरों के प्रकार। जिह्वा के उच्चारण के आधार पे इनका प्रकार कितना होता है दोस्तों? 3 होता है। अब आपसे पूछेगा, प्रश्न में दे देगा अग्र स्वर कौन कौन से हैं, तो छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए, ये क्या होते हैं दोस्तों? अग्र स्वर कहलाते हैं। मध्य स्वर, इसका उच्चारण स्थान बीच से होता है, तो याद रखेंगे अ जो होता है मध्य स्वर कहलाता है। और आपका आ हो गया, फिर ऊ हो गया, बड़ा ऊ, ओ और औ, ये आपके पश्च स्वर कहलाते हैं। तो आपको याद करना होगा अग्र स्वर में कौन आते हैं, मध्य स्वर में कौन आते हैं और पश्च स्वर में कौन आते हैं। ठीक है, और इनके जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वरों का विभाजन कितने भागों में किया गया है प्यारे? तो 3 भागों में किया गया है। ये भी चीज़ आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे हिंदी वर्णमाला के व्यंजन। अब हम बात करेंगे दोस्तों व्यंजन के बारे में। आपको मैंने बताया है शॉर्टकट में कि व्यंजन जो होते हैं वह स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन जो होते हैं वह स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, मूल रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी बताई गई है? 33 बताई गई है। और उस तरफ व्यंजनों की संख्या कितनी बताई गई है दोस्तों? 41 बताई गई है। ठीक ना, जिसमें आपके संयुक्त व्यंजन, अयोगवा, अनुस्वार, विसर्ग सभी उसमें आ जाते हैं, तो इनकी संख्या 41 हो जाती है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ दोस्तों, इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा चीज़ें क्या होती हैं। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे स्वर की संख्या मैंने 11 बताया ना, ये आपके स्वर होते हैं। सबको देख लीजिए। आप लोग इतने चीज़ अगर नहीं सीखे हैं तो आप क्या सीखें, आप खुद ही जानेंगे, क्योंकि ये आपकी सबसे निचली स्तर की चीज़ें होती हैं। जो अ, आ, ई में आता है ना, जो आपके 13 वर्ण होते हैं ना, उसमें केवल अंग और अह को छोड़ाकर सभी आपके स्वर कहलाते हैं। और अंग और अह जो होते हैं ना, ये आपके अयोगवाह बोले जाते हैं। ठीक है, और जो अंग होता है इसको अनुस्वार कहते हैं, और जो अह होता है इसको विसर्ग बोलते हैं। बात खत्म। चलिए अब आ जाते हैं व्यंजन में। व्यंजन जो होते हैं वे स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे आप लोग क, ख, ग, घ, अंगा ये सब देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या है? व्यंजन है। ठीक है, आपसे मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। जैसे देखिएगा, एक क से स्टार्ट हुआ और अंगा पे खत्म हुआ, कितनी संख्या हुई दोस्तों? 5 हुई। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क वर्ग बोलते हैं। और जो आपका च से ञ तक होता है इसको हम लोग च वर्ग बोलते हैं। और जो ट से ड़ तक होता है इसको ट वर्ग बोलते हैं। और त से लेकर न तक जो होता है इसको त वर्ग बोलते हैं। और प से लेकर म तक जो होता है इसको लोग दोस्तों हम क्या बोलते हैं? प वर्ग बोलते हैं। ठीक है, ये देखिएगा वर्ग की बात हुई। क वर्ग पूछे तुरंत ये 5 वर्ग को ध्यान रख लेना, क, ख, ग, घ, अंगा को। च वर्ग पूछे इनको याद रखना। ट वर्ग पूछे ट वाले को याद रखना। त वर्ग पूछे त का 5 याद रखना। प वर्ग पूछे प का 5 याद रखना। बात तो यहाँ तक कंफर्म हुई आपको। चलिए, अगर आपको जो चीज़ें कंफर्म नहीं हो रही है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको अगली वीडियो में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। प्रश्न यहाँ से बनता है दोस्तों, स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्शी व्यंजन की संख्या होती है 25। और एक कौन कौन होते हैं? तो याद रखेंगे क वर्ग से लेकर आपके जो प वर्ग तक के व्यंजन होते हैं इनको स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। मतलब यहाँ पे देखिएगा क से लेकर, यहाँ पे क से लेकर और आप यहाँ पे देखिएगा म तक, जब आप गिनेंगे तो इनकी संख्या कितनी आएगी? यहाँ पे 25 आएगा। गिन कर देख लो, हर में 5 है तो 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 और 5, 25। 25 हो गया, कंफर्म है आप? तो स्पर्शी व्यंजन आपसे पूछ दिया और इन्हीं 25 में से ऑप्शन में से कुछ दे दे, आप तुरंत कहिएगा कि ये देखिए आपसे दे दे, अभी दे दे, मान लीजिए थ दे दे, आप लोग कहिएगा थ किस करे आता है? क और म के बीच में आता है। बिल्कुल, थ तो स्पर्शी व्यंजन है, बिल्कुल है दोस्तों। आपसे अड़ा पूछे, कहे कि अड़ा स्पर्शी व्यंजन है कि नहीं है? आप कहिएगा कि अड़ा जो होता है क से म के बीच में आता है तो अड़ा स्पर्शी व्यंजन होगा। आपके छ पूछे, ज पूछे, ग पूछे, सब में यही फॉलो आप कर लीजिएगा रूल, आपको मालूम चल जाएगा कि स्पर्शी है कि नहीं है। ठीक है, आप चलिए आगे आपको मैं बताता हूं। अब देखिएगा यहाँ पे पूछता है कि अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन होते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ये प्रश्न आपका बन चुका है। उसमें संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। ये भी प्रश्न आपका बन चुका है। संयुक्त व्यंजन या मिश्रित व्यंजन बोलते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। और याद रखेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 2 होती है। कितनी होती है प्यारे? उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या आपकी 2 होती है। इस प्रकार मैं 1 बाई 1 को आपको बताऊं, आप जोड़ कर देखो दोस्तों, जोड़ कर देखो। स्वर कितना मैंने बताया? 11 बताया। मैंने अयुग्मा कितना बताया? 2 बताया। फिर मैंने आगे आपको स्पर्श व्यंजन कितना बताया? 25 बताया। और इसके बाद आपका अंत्यस्थ व्यंजन कितना बताया? 4 बताया। आपका उसमें संघर्षी व्यंजन कितना बताया? 4 बताया। और इसके बाद आपका संयुक्त व्यंजन कितना बताया? 4 बताया। और द्विगुण व्यंजन आपका कितना बताया? 2 बताया। इस प्रकार पूरे वर्णों की संख्या हो गई 52। और एक अगला वर्ण आपको मैंने बताया था कि दोस्तों एक और वर्ण होता है जिसको विशिष्ट व्यंजन का नाम देते हैं, जिसका जो चिन्ह होता है इस क्रम का होता है, जो
नया वर्ण जल्दी में जुड़ा है याद रखेंगे। तो इस प्रकार मैंने बताया कि अब वर्णों की संख्या हो गई है दोस्तों 53। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, आगत स्वर किसे बोलते हैं। तो जो ये आपके स्वर दिख रहे हैं ना दोस्तों, जो आपका आप चंद्र बिंदु आता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको आगत व्यंजन आगत स्वर बोलते हैं। और आगत व्यंजन जो होता है ना, अ को, क को, ख को, ग को, ज को, फ को आगत व्यंजन बोलते हैं। आपको मैं बता दूं, क्योंकि अगर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको सब चीज बताऊंगा। देखिएगा वीडियो जो होता है ना, वीडियो वाले प्रश्न में एक बार मैंने पढ़ा हूँ और अभी इस वीडियो में भी आपको प्रश्न मिलेगा, मैं उस प्रश्न को लिया हूं। उसमें है कि आगत व्यंजन कौन है, और ऑप्शन यही है दोस्तों, यही आगत व्यंजन होते हैं। और ये व्यंजन जो होते हैं ना, ये जो शब्द है ना, अरबी फारसी भाषा से लिए गए हैं। ये भी प्रश्न आपका बना रहेगा, मैं ही इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मैं जो जो चीजें कर रहा हूं मुझे याद है, वीडियो में प्रश्न लिए गए हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप देखिएगा। और मैं कहूंगा कि अभी आपको आगे बताया हूं तो आप इसको कवर करिएगा। अरबी फारसी भाषा से लिया गया शब्द है, याद रखेंगे। अगर आप कहेंगे सर मैं भूल जाऊंगा, इसकी पहचान बता दीजिए, तो मैं इसकी पहचान बता दूं दोस्तों। याद रखना, मैंने कहा हूं कि क ऐसे लिखकर और इसके आगे यहाँ पे बिंदु दे दे, आपका ख ऐसे लिखकर आगे यहाँ पे ऐसे बिंदु दे दे, ग लिखकर आगे ऐसे बिंदु दे दे, तो समझ लेना ये आगत व्यंजन है। यह अरबी फारसी भाषा का लिया गया ये आपका व्यंजन है। इस बात को याद रखिएगा। समझ गए आप लोग? अब नहीं ना भूलेंगे, इस चीज को कवर कर लेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर आप अब तक आपके लिए समस्या रही होगी, लेकिन अब समस्या नहीं होगी, क्योंकि आप लोग आगे देखो, आगे हर जगह पे एक एक बिंदु मिल रहा है और इसी कारण इसको हम लोग आगत व्यंजन का नाम देते हैं। अरबी फारसी भाषा से लिया गया है। दोस्तों एक मैं रोचक आपको बात बता दूं, यही लगे हाथ बता रहा हूं, देखिएगा। जो आप लोग हिंदी देख रहे हैं ना, हिंदी खुद एक भाषा है। आप लोगों को पता है, आप लोग बोलते पढ़ते लिखते सब कुछ हैं, आपको पता भी है। जो हिंदी है ना, हिंदी खुद अरबी फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का, अरबी फारसी भाषा से लिया गया है। ये आप सोच लीजिए कि खुद हिंदी अपनी भाषा का नहीं है, ये अरबी फारसी भाषा का शब्द है। तो सोच लीजिए कि क्या रहा, कितने मुठभेड़ होंगे, आगे कितनी समस्या होगी और कैसे कैसे आगे हम उस चीज़ों को हल कर पाएंगे। तो छोटी छोटी चीज़ों को हम पढ़ते चलेंगे, निखारते चलेंगे, तो आगे पढ़ने में हमको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लग रही होगी दोस्तों। तो एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करने पड़ते हैं, काफ़ी नींदें खराब होती हैं, काफ़ी जगने पड़ते हैं, टाइपिंग करने पड़ती है दोस्तों, तब आपको एक अच्छी वीडियो मिल पाती है, जिससे आपका अच्छा अंक स्कोर हो आपके लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना आपका नैतिक कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि आपसे एक विनम्र निवेदन मेरा रहता है कि वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो मत सब्सक्राइब करिए, लेकिन लाइक तो बनता है दोस्तों, एक मेहनत के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हम आपको बताएंगे अल्प प्राण महाप्राण, यहीं पे आपको बता रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको एक ही जगह पे आपका खत्म कर दूंगा कि अल्प प्राण क्या होता है, यहीं पे मैं खत्म कर दूंगा कि महाप्राण क्या होता है। अल्प प्राण जो होता है उसको सूत्र होता है 1 3 5, और महाप्राण जो होता है इसका सूत्र होता है 2 और 4। ये सूत्र क्या है, ये अंक क्या है, मैं आपको बता दूं। इसको आपको याद करना होगा, 1 3 5 अल्प प्राण, महाप्राण 2 और 4 याद रखेंगे। अगर आप भूल जा रहे हैं कि किसका 2 4 है, किसका 1 3 5 है, तो मैं आपको बता दूं, महाप्राण, प्राण की आवश्यकता होती है 24 घंटा। अगर आपके शरीर में 1 घंटा के लिए प्राण निकल जाए तो काम खत्म। तो महाप्राण कब होगा दोस्तों, तो 24 होगा। आप ना भूलिएगा, ये ट्रिक रहा आपके लिए, बहुत अच्छा ट्रिक है। तो महाप्राण मतलब प्राण आपके शरीर में 24 घंटा है, तभी आप जीवित है, और ना है तो क्या हुआ आपका अल्प प्राण। 1 3 5 मतलब 1 3 5 के लिए आ गया तो आपका काम खत्म, 3 5 हो जाएंगे आप पूरे जीवन से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अल्प प्राण की बात करते हैं और महाप्राण की बात करते हैं। अल्प प्राण क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का, जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 नंबर, और यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों ये 2 नंबर, देखते रहिएगा, ये 3 नंबर, और ये देखिएगा ये 4 नंबर दोस्तों, और ये आपका हो गया 5 नंबर। तो इस तरह आप देखिएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, इसके बाद आपका तीसरा वर्ण, और इसके बाद आपका 5वां वर्ण आपका अल्प प्राण कहलाता है। जैसे मैं कह दूं, यहाँ पे देखिएगा क, आपका ग, आपका अंग, ये क्या है दोस्तों, अल्प प्राण होगा। यहीं पे मैं कह दूं कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा मतलब ख, आपका चौथा मतलब कि घ, ये क्या होते हैं, ये महाप्राण होते हैं। आप लोग देख लेंगे, और यहाँ पे तो आपको कलर वाइज कर दिया गया है, रेड वाले जितने हैं ना, ये सभी आपके रेड वाले महाप्राण हैं, और जो येलो है, पीला है, वह क्या है दोस्तों, पीला वाला क्या है, आपका अल्प प्राण है। देख लिए, आप नहीं भूलेंगे। आप भूलिएगा तो आपके लिए समस्या होगा। आप बिल्कुल इस चीज़ों को नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए चीज़ें आपके लिए बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इस चीज़ों को बहुत एक बाय एक करके, 1 बाय 1 करके चीज़ों को याद रखिएगा। ठीक है, तो अल्प प्राण ये होते हैं, और जो आपके
याद रखेंगे, जो आपके सभी स्वर होते हैं ना, याद रखना, जो सभी स्वर होते हैं, मैं क्या बोला दोस्तों, सभी स्वर बोला, सभी स्वर आपके क्या होते हैं, तो अल्प प्राण होते हैं। यहाँ पे लिख रहा हूँ सभी स्वर जो होते हैं ना वो अल्प प्राण में आएंगे। और महाप्राण में आपका क्या आएगा, तो याद रखेंगे महाप्राण में आपका जो आता है वह आपका आता है उस्मी व्यंजन। क्या आता है दोस्तों, उस्मी व्यंजन। उस्मी व्यंजन क्या होते हैं आपका स, ए, ह, ए बड़ा वाला स मान लीजिए, ये सभी आपके क्या हैं दोस्तों, ये आपके हैं महाप्राण। जैसे देखो ये स ह ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे लिख रहा हूँ, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, महाप्राण होता है। अंत्यस्थ व्यंजन इसे बोलते हैं, य र ल व को, ये क्या होते हैं, ये आपका अल्प प्राण होते हैं। और जो पूरा आप रेड वाला देख रहे हो ना, ये रेड वाला देख रहे हो ना, ये रेड वाला आपका क्या है दोस्तों, रेड वाला आपका महाप्राण है। और पूरा येलो जो देख रहे हो ये क्या है, ये आपका अल्प प्राण है। अब मुझे लगता है कि आप चीज़ को नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। और जितने सभी आपके स्वर होते हैं ना, जो आपके अ आ ई हो गए, चाहे हरस स्वर जो भी कुछ होते हैं ना, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके अल्प प्राण होते हैं। जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, स्वर आपके अल्प प्राण होते हैं। अब बोलिएगा, यहाँ से कहीं भी आपको किसी एग्जाम में बैठा दिया जाए और आपसे पूछे कि अल्प प्राण महाप्राण क्या क्या कैसे है, आप ना भूलिएगा, ठीक ना, इस बात को याद रखिएगा। और लगे हाथ मैं आपको यहीं पे बता दूं दोस्तों कि आपके लिए मैं एक चीज़ ध्यान में आया, अभी आया मुझे ध्यान में, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा, एक प्रश्न बनता है कि नासिक के व्यंजन किसे कहते हैं। एक प्रश्न बनता है, आप हमको बताइएगा नासिक के व्यंजन किसे कहते हैं। तो हर वर्ग का जो पांचवां वर्ड होता है ना, हर वर्ग का जो पांचवां वर्ड होता है वही नासिक के व्यंजन कहलाता है। और इसकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, 5 होती है हर वर्ग का। जैसे देखिए ना, ये अंग, ये आपका इया, आपका ये अड़, आपका ये न, आपका ये म, ये क्या है, नासिक व्यंजन है। मैं आपको यहाँ पे लिख कर बता दे रहा हूँ, इस चीज़ को मैंने भूल गया। अंग पूछे, इया पूछे, अड़ा पूछे, आपका न पूछे, आपका म पूछे, ये क्या है दोस्तों, तो ये आपके नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। इसको आप लोग याद रखना, आपके लिए बहुत बहुत ये महत्वपूर्ण हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हमको आपको बताएंगे सघोष और अघोष। यहाँ पे हम क्या बताएंगे दोस्तों, आपका सघोष और एक होता है आपका अघोष। सघोष को ही कहीं कहीं पे घोष लिख दिया जाता है, इसको आप लोग विचलित ना होइएगा, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छा बताऊँ। देखिएगा, सभी स्वर हो गए और इसके बाद मैं इसका सबसे पहले आपको सूत्र बता रहा हूँ। सघोष का जो सूत्र होता है वो क्या होता है और अघोष का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो जो सघोष के अघोष के सूत्र होते हैं ना, वो 1 और 2 को अघोष बोलते हैं प्रत्येक वर्ग का। और जो आपका 3 हो गया, 4 हो गया, आपका 5 हो गया और इसके बाद आपका स्वर हो गया, ये सभी आपके आते हैं सघोष या घोष में। और ये सब आते हैं आपके कितने में, अघोष में। देखिए ना, यहाँ पे मैं लिख कर बता रहा हूँ, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर। आपको प्रैक्टिस करना होगा, बिल्कुल प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस के अलावा आप चीज़ें नहीं सीख पाते। आपसे मैं कहूँगा कि आप हमको बता दो, कोई चीज़ ले लो, मैंने ग ले लिया और ग को पूछूं कि ग सघोष है कि अघोष है, आप क्या बोलिएगा, ग सघोष है कि अघोष। आप देखेंगे ग कौन वर्ग का समूह का है, क वर्ग का है। क के बाद ख आता, ग आता, घ आता, अंग आता। अब हम देखेंगे, नंबरिंग कर लेंगे मन मन। यहाँ पे 3 नंबर पर आता, 3 नंबर क्या है, तो 3 नंबर आपका सघोष में आता है। तो याद रखेंगे 3 नंबर ग क्या होगा, आपका सघोष होगा। सघोष होगा या घोष होगा, आप लोग देखिएगा। यहाँ पे मैंने ऐसे इस क्रम में ऐसे कर करके आपको बता दिया है। तो देखिए, घ को किस क्रम में मैंने रखा है, घोष क्रम में रख लिया है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पढ़ने में आसानी होगा, ठीक है। यहीं पे मैं आपको और भी चीज़ें बता रहा हूँ, याद रखना। आपका सघोष में क्या आता है, अंत्यस्थ व्यंजन य, र, ल और आपका व और साथ साथ में उसमें व्यंजन का ह, ये क्या होते हैं, सघोष व्यंजन कहलाते हैं। और अघोष व्यंजन में अब जो बच जाएगा स, ये वाला स और ये आपका बड़ा वाला स, ये आपके आते हैं अघोष में, ठीक है। राइट बात, आपको समझ में आ गया होगा चीज़ें। और आप इसको देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, चीज़ें आपके समझ में आ जाएगी। अब आ जाते हैं हम प्रैक्टिस सेट में। और लंबी वीडियो होगी, पूरे प्रैक्टिस सेट को आप अंतिम तक कवर करिएगा। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। और चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अब हम देखते हैं, पहला प्रश्न की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, आपको यही बताना है। मूल दीर्घ स्वर नहीं है, आपको बताना है कि मूल दीर्घ स्वर नहीं है तो कौन नहीं है। तो आपको आप देखिएगा, मूल दीर्घ स्वर मतलब मूल दीर्घ स्वर जो होते हैं ना आपके, जैसे कि
अ आ ई, बड़ी ई, छोटी ई, बड़ा ऊ, री जो होता है ना, इसमें तो इस स्वर और दीर्घ स्वर आते हैं, लेकिन मूल दीर्घ स्वर की बात पूछता है तो याद रखना मूल दीर्घ स्वर कौन नहीं है, तो मूल दीर्घ स्वर आ भी है, बड़ा ऊ भी है, और बड़ी ई भी है, ओ नहीं होगा। इस बात को याद रखना, ये मूल दीर्घ स्वर नहीं होता है। दीर्घ स्वर तो होता है लेकिन मूल दीर्घ स्वर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है आपको यही बताना है। 2 प्रकार की, 6 प्रकार की, 4 प्रकार की, 8 प्रकार की। 2 प्रकार की होती हैं। एक ध्वनि होती है जिसको स्वर बोलते हैं, एक ध्वनि होती है जिसको हम लोग दोस्तों व्यंजन बोलते हैं। आगे चलिए देखते हैं मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, आपका दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर हो गया, आपका दीर्घ स्वर हो गया, और प्यारे आपका प्लुप्त स्वर हो गया। प्रैक्टिस कर लो, आपको इससे अलग चीजें कुछ नहीं आएगी। कोई भी प्रीवियस ईयर उठाकर देख लीजिए, अगर ये आपके 150 प्रश्न से अलग कोई सी साल का वर्णमाला से प्रश्न पूछा होगा तब आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको मैंने बताया जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के, मैंने वीडियो में आपको बता दिया। देखिएगा उतने में ही सब कुछ आएगा, ये बात याद रखना। जिह्वा के आधार पर स्वर के प्रकार होते हैं 3। एक आपका अग्र भाग से इसका उच्चारण होता है अग्र स्वर, फिर पश्च स्वर, और एक होता है मध्य स्वर। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या बोलते हैं, आपको यही बताना है दोस्तों। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को आप लोग बोलोगे व्यंजन, क्योंकि व्यंजन जो होते हैं एक से अधिक वर्णों का मेल होता है, स्वर और व्यंजन के मेल से बोले जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ, इया, आप उच्चारण किससे होता है आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पे कंठ से क वर्ग का होता है, याद रखेंगे। च वर्ग का तालु से होता है, ट वर्ग का मूर्धा से होता है, और याद रखेंगे प वर्ग का आपका ओष्ठ से होता है। तो यही आपको बताना है कि जो च वर्ग का है तो मतलब इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा दोस्तों, तालव्य से होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अगर आपसे पूछे कंठ से किसका किसका उच्चारण होता है तो याद रखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इसको याद कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। क वर्ग का होता है, साथ साथ में अ का होता है और आ का होता है, और जो आपका विसर्ग होते हैं ना उनका जो उच्चारण होता है वो कंठ से होता है। आपको इससे अलग कुछ नहीं देना होगा, चाहे आप कुछ भी चीज़ की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बिल्कुल यही इंपॉर्टेंट होगा। तालव्य या तालु दोनों बोले, आपसे बोल देगा च वर्ग का कहाँ से उच्चारण होगा, च वर्ग में जितने भी आएंगे सबका तालु से होगा। आपका य होता है ये वाला, और ये आपका बड़ा स होता है, और छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण जो होता है ना वो आपका तालु से होता है। मैं स्वर व्यंजन सबको एक ही साथ ले रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ मूर्धा की बात कर रहा हूँ दोस्तों। जो मूर्धा होता है ना, जैसे कि देखिएगा ट वर्ग के जितने 5 सदस्य होते हैं सबका मूर्धा से होता है, साथ साथ में आपका रस्सी वाला र का होता है, जो ये आपके षटकोण वाला स देखते हैं और ऋषि वाला री देखते हैं, इनका उच्चारण कहाँ से होता है, मूर्धा से होता है। ठीक है, चलिए मैं आपको आगे ले चलूं और पूछता हूं कि ओष्ठ के जो वर्ण बता दीजिए दोस्तों क्या क्या होते हैं। तो ओष्ठ से उच्चारण जो होता है आपका प वर्ग, प फ ब ये सभी होते हैं, इसका प वर्ग होता है, इसका उच्चारण ओष्ठ से होता है, और साथ में छोटा ऊ हो गया और बड़ा ऊ हो गया, इसका उच्चारण जो होता है वो ओष्ठ से होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपसे कहूं दोस्तों कि नासिक के व्यंजन किसे बोलते हैं या नासिक किसका उच्चारण होता है, तो याद रखेंगे प्रत्येक वर्ग का पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पांचवा। जैसे आप लोग देखें ना अंग, इया, अड़, न, म, आप लोग यहाँ पे बता रहा हूँ दोस्तों, देखिएगा पंचम वर्ण अंग, इया, अड़ और न और म, इसको नासिक व्यंजन बोलते हैं, या इसका उच्चारण नासिका से होता है। ठीक है, आपसे एक बात बहुत पूछता है, दंतोष्ट व्यंजन, दंतोष्ट व्यंजन कौन होता है, तो याद रखेंगे दंतोष्ट व्यंजन व व्यंजन जो होता है इसको दंतोष्ट व्यंजन बोलते हैं। आपसे पूछे कंठ तालव्य व्यंजन कौन होता है, मतलब जिसके उच्चारण में कंठ और तालु दोनों का प्रयोग हो, तो आपका एनक वाला ए और आपका ए होते हैं कंठ तालव्य। और याद रखेंगे अगर आपसे पूछे कि कंठ ओष्ठ व्यंजन कौन होता है तो आप तुरंत बताइएगा ओ, और दोस्तों आपका और ये आपके कंठोष्ठ व्यंजन होते हैं। ये याद रख लीजिए, आपका उच्चारण बिल्कुल नहीं भूलेगा, और हर बार कहीं से ना कहीं से पूछ कर लपेट ही देता है। आप इसको बता दीजिए, आप इसको बता दीजिए, और आप फंस जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता हो, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता हो और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक हो उन्हें हम लोग स्वर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 8 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है, तो कौन है जो दीर्घ स्वर नहीं, यही आपको बताना है। ई भी है, आपका एनक भी है,
याद रखेंगे। आपका ए भी है, छोटी ई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। इस तरह ऑप्शन नंबर ए को आप करेक्ट बोलिएगा। आगे देखते हैं कि निम्न में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा होता है। अंत्यस्थ व्यंजन य होता है, आपका र होता है, आपका ल होता है, आपका व होता है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, आपसे पूछे तो तुरंत बताइएगा 4 होती है। कितनी संख्या होती है, 4 होती है। अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा नहीं है आपका, कौन अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है ये पूछा है। ग आपका नहीं है, आपका ज नहीं है, आपका व होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे। आपसे कहीं पूछता है कि य क्या है, य और व अर्ध स्वर कहलाते हैं। याद रखना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इनको अर्ध स्वर बोलते हैं। ये याद रखना, य और व को क्या बोलते हैं दोस्तों, आपका अर्ध स्वर बोलते हैं। ल को क्या बोलते हैं, ल को पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। याद रखना, ल को पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। और रस्सी वाला र को क्या बोलते हैं, तो आप लोग इसको भी याद रखना दोस्तों, इसको लुंठित व्यंजन बोलते हैं। आपसे पूछे लुंठित व्यंजन कितने होते हैं, 1 होते हैं। पार्श्विक व्यंजन कितने होते हैं, 1 होते हैं। और याद रखेंगे, आपसे पूछे अर्ध स्वर कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। य और व अर्ध स्वर कहलाते हैं। लुंठित व्यंजन र को बोलते हैं, पार्श्विक व्यंजन ल को बोलते हैं। ठीक है, चलिए। और यहीं पे मैं आपको बता दूं काकल्य व्यंजन किसे बोलते हैं, तो काकल्य व्यंजन जो होता है वह ह को बोलते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम बात करेंगे दोस्तों 10 नंबर प्रश्न की। 10 नंबर का है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण 1 3 5, 1 3 5। अब देखिएगा क ख, क ख आप लोगों को पता है ना, ख का नंबर पर आया 2 नंबर पे महाप्राण होगा। 1 3 5 ग का नंबर पर आता है 3 नंबर पे। यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है, आपका घोष या सघोष। याद रखिएगा, घोष 1 2 होता है, और जो सघोष या घोष होते हैं वो आपका 3 4 और 5 होता है। आपको यही में देखना है कि देखिएगा इसमें से कौन है। अब देखिएगा सघोष कहा है ना, तो आपका होगा 3 4 5। देखिएगा ज ये भी नहीं होगा, ज ये बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है ना कि देखिएगा यहाँ पे आपका, मैं थोड़ा डिफिकल्ट गलत बोल रहा हूँ कि निम्न में से कौन सा घोष वर्ण कौन सा है। घोष, तो घोष जो होते हैं ना आपके क्या होते हैं, अघोष होते हैं 1 2, और जो सघोष होते हैं वो 3 4 5 होते हैं। तो याद रखेंगे। तो जो आपका च छ ज का नंबर पर आया है, 3 नंबर पर आ रहा है। तो जब 3 नंबर पर आ रहा है तो यही आपका घोष वर्ण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो 1 नंबर पर आता है, ये भी 1 नंबर पर आता है, और ये भी आपका 1 नंबर पर आता है। जब 1 नंबर पर आते हैं तो ये आपके अघोष होंगे, ये भी आपका अघोष होगा, और यही आपका सघोष या घोष होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है। ओष्ठ, जिसका ओष्ठ से उच्चारण होता हो, तो ओष्ठ क्या कौन सा है, ऊ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। काकल्य वर्ण कौन किसे बोलते हैं, आपको बता ही दिया हूं, ह को काकल्य वर्ण बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। य का उच्चारण स्थान कहाँ होता है, यही आपको बताना है। तो य का जो उच्चारण स्थान होता है दोस्तों, वो होता है आपका तालु। क्या होता है दोस्तों, तालु होता है। आगे देखते हैं। र का विवरण आपको बताना है। जो रस्सी वाला र होता है ना, वो क्या है दोस्तों, यही आपको बताना है। तो आपको देखिएगा, मैंने आपको बता दिया है र किस में आता है, य र ल और व में आता है। जो आपके अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं ना, ये आपके अल्प प्राण होते हैं। याद रखेंगे, अल्प प्राण होते हैं। व्यंजन है तो व्यंजन है, बिल्कुल है, ये भी अल्प प्राण व्यंजन। अब ये आपके बी और डी दोनों गलत हो जाएंगे। देखिए अल्प प्राण व्यंजन दोनों हो गए। अब देखिएगा, ये आपको बताना है कि जो आपके यहाँ पे देखिएगा, एक चीज़ मुझे आ रहा है, ये संघर्षी है, ये लुंठित है। लुंठित मैंने बताया ना कि लुंठित र जो होता है ना, वो लुंठित व्यंजन कहलाता है। तो जब लुंठित मिल गया, अल्प प्राण मिल गया, तो आपका यहाँ पे संघर्षी मिल गया, तो मतलब ये भी गलत होगा। तो जो आपको बताया ना कि र लुंठित है और ल पार्श्विक व्यंजन कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह पहचानने का तरीका याद रखें। अंत्यस्थ और उष्म वर्ण कितने होते हैं, अंत्यस्थ होते हैं 4 और उष्म होते हैं 4, इक्वल टू हो जाएंगे 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। दीर्घ का वर्ण विच्छेद आपको बताना है। तो जो आपके दीर्घ होते हैं ना, इसका वर्ण विच्छेद कैसे होगा, याद रखेंगे। ये आधा द होगा, और इसमें क्या जुड़ा है, आपका ऋषि वाला री जुड़ा है, और इसके बाद इसमें आपका आधा ग होगा, और इसमें आपका ग में आधा अ जुड़ा है। यही होगा, और यही आपको बताना भी होगा, और यही आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर भी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सघोष वर्ण कौन सा है, आपको ये बताना है कि सघोष वर्ण कौन सा है। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का जो आपका तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है सघोष होते हैं। और यहाँ पे देखिएगा, जो प वर्ग में जो ब आता है ना, प, फिर इसके बाद आपका आता है फ, और इसके बाद आता है ब,
3 नंबर पे यही आपका होगा सघोष। आगे देखते हैं, अगला है दोस्तों, यहाँ पे अगला की बात करते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है, स, ए वाला स, ए वाला स और ह, यही आपके होते हैं ऊष्म व्यंजन। इसमें कौन होगा आपका ह को काकल्य व्यंजन भी बोलते हैं और इसको ऊष्म व्यंजन भी बोलते हैं। आगे देखते हैं उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या होगा, आपको यही बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे उद्यान का, सबसे पहले मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आपका छोटा ऊ हो जाएगा और इसके बाद आधा द हो जाएगा और इसके बाद आपका द आधा हो जाएगा, य हो जाएगा, य इसमें आ जाएगा और इसके बाद आपका आ आएगा और इसके बाद आपका आधा न आएगा और इसके बाद आपका ओ आएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में, बी में मिल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग में नहीं है। तो ट वर्ग में ठ भी आता है, ड भी आता है, आपका ड़ भी आता है, ध नहीं आता है, तो इसलिए यही नहीं है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी है, आपको यही बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ 52। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर 53 होता तब हम सोचते, और यहाँ पे अगर 53 नहीं है तो हम लोग 52 को सही मान लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं, याद रखेंगे। तो जिनकी जो ध्वनि होती है वह केवल मुख से निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं निर्नुनासिक स्वर। क्या बोलते हैं दोस्तों? निर्नुनासिक स्वर बोलते हैं, इस बात को याद रखेंगे। अर्ध विवृत स्वर कौन कहलाते हैं? तो जो अर्ध विवृत स्वर होते हैं वह एनक वाले ए को बोलते हैं अर्ध विवृत स्वर। आगे देखते हैं सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, क से लेकर म तक के जो होते हैं, आपको ये देखना है। क र ल ह आ गया तो गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा यस, यहाँ पे द और यहाँ पे र है तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा क हो गया, च हो गया, प हो गया, द हो गया, सभी स्पर्शी व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन है, यही आपको बताना है। तो महाप्राण याद रखेंगे, यहाँ पे देखिएगा ख, ख क्या होता है, महाप्राण होता है। आपका छ क्या होता है, महाप्राण होता है। आपका ठ क्या होता है, महाप्राण होता है। कहाँ कहाँ पे देख लीजिए, ख यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे छ देखिए दोस्तों, आपका छ कहाँ पे है, इस तरह आप लोग चीज़ों को देखिए, छ यहाँ पे है और इसके बाद आप ठ को देखिए, ठ यहाँ पे है। तीनों लाइन में ख छ ठ, ये क्या है दोस्तों, ये आपके महाप्राण है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जब पहला मिल गया तो अब सभी प्रश्न को देखने की जरूरत ही नहीं है। आगे देखते हैं जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है। तो जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो उसको आप लोग क्या बोलेंगे, उसको आप लोग युग्मक ध्वनि बोलेंगे। मतलब उसका क्या हुआ है दोस्तों, उसका पुनः उसका प्रयोग किया गया है तो उसको हम लोग बोलेंगे युग्मक ध्वनियाँ। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं वह व्यंजन क्या होता है, आपको यही बताना है दोस्तों। तो जो आपका य व र ल ये अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए जाते हैं तथा जिस रूप में लिखे जाते हैं उससे आप लोग क्या बोलते हैं। तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, तो उसको हम लोग बोलते हैं लिपि। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर की बात बोलते हैं। आपका प हो गया, आपका फ ब भ म, इस व्यंजन होते हैं कौन, इसका उच्चारण कहाँ से होता है। तो इसके उच्चारण में ओष्ठ का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ये आपको लॉक कर लीजिएगा। आगे देखते हैं दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, यही आपको बताना है। तो दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो इसको हम लोग संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। जैसे आप लोग बताइएगा, जैसे आज्ञा हो गया, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। आपका त्र हो गया, आज्ञा हो गया, स्र हो गया, फिर आपका आज्ञा, आपका स्र त्र और एक और होता है छत्री वाला छ। ये जो होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं और इनका निर्माण 2 वर्णों से होता है। जैसे आज्ञा हो गया ना, इसका निर्माण कैसे हुआ, तो आधा ज और पूरा इया से हुआ। इसका निर्माण कैसे हुआ, आधा त और पूरा रस्सी वाला र से हुआ। इसका निर्माण कैसे हुआ, ए वाला स और ए र से हुआ। इसका निर्माण कैसे हुआ, आधा क और पूरा स से हुआ। तो इस तरह इनका निर्माण होता है। तो 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग संयुक्त व्यंजन का नाम दे देते हैं। चलिए आगे देखते हैं वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या है। तो वर्ण तालिका के अनुसार क्या है दोस्तों, स्वर कहलाते हैं। आगे देखते हैं स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन से है। अब देखिएगा स्पर्श व्यंजन तो चारों हैं। कंठ ध्वनि क ख ग घ ये भी चारों हैं। अब देखिएगा अघोष और महाप्राण की बात किया है दोस्तों। तो जो आपका अघोष होता है पहला और दूसरा होता है। तो पहला और दूसरा का मतलब क और ख होगा। और याद रखेंगे क और ख को मैंने छाट लिया। अब महाप्राण की बात किया तो 1 और 3 और 5 को छाटिए, 1 नंबर पर आपका 1 आता है तो मतलब क आपका
सही हो जाएगा। 33 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये बात को याद रखेंगे। तो एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, आपके लिए काफ़ी ये इम्पोर्टेंट होंगे। क्योंकि चीज़ें में आप एक बार और देख रहा हूँ, यहाँ पे दोस्तों है अघोष, एक दो होते हैं तो बिल्कुल एक दो मैंने कर लिया। यहाँ पे देखेंगे महाप्राण, महाप्राण जो होता है 1 3 5 होता है। अल्फ हो सॉरी यहाँ पे मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, जो 33 नंबर प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा महाप्राण का है। महाप्राण का सूत्र 1 3 5 नहीं होता दोस्तों, इसका सूत्र होता है 2 और 4। और जब 2 और 4 होता है तो 2 और 4 होता है तो आपका क नहीं होगा, यहाँ पे आपका ख होगा। तो याद रखेंगे जब ख होगा तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस तरह आप चीज़ों को ध्यान रखेंगे। क्षमा चाहूँगा क्योंकि मैंने अल्प प्राण का सूत्र लिखा, महाप्राण का सूत्र नहीं लिखा, सॉरी इसके लिए। चलिए आगे देखेंगे। अगला है कि दंतुष्ट ध्वनि कौन सी है। तो दंतुष्ट ध्वनि कौन सी है आपको यही बताना है। तो जो दंतुष्ट ध्वनि होती है वह होता है, वह का जो उच्चारण होता है दंत और उष्ट दोनों से होता है। आगे देखते हैं हिंदी वर्णमाला में उसमें व्यंजन स स ह होते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या बोलते हैं। तो जिनके उच्चारण केवल सांस का प्रयोग करते हैं उनको हम लोग अघोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अघोष बोलते हैं। आगे देखते हैं य र ल व व्यंजन को क्या बोलते हैं। तो य र ल व व्यंजन को अंत्यस्थ व्यंजन बोलते हैं। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी कहलाती है। तो जो आपकी पार्श्विक ध्वनि होती है वह ल बोली जाती है, और र जो होती है लुंठित ध्वनि बोली जाती है। याद रखेंगे, र को क्या बोलते हैं? लुंठित बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इसको बोलते हैं पार्श्विक। याद रखेंगे। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अंत्यस्थ व्यंजन है। य र ल व आपका ल हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कंठ तालव्य व्यंजन है। आपको यही बताना है जिसके उच्चारण में कंठ और तालु दोनों का प्रयोग हो। ई नहीं है, औ नहीं है, आ नहीं है, ए होगा। ए अब में कंठ और तालु दोनों का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है, आपको यही बताना है। तो जो ट है आपको पता है ना, क का कंठ, च का तालु, ट का क्या होता है दोस्तों? मूर्धा होता है। ये बात को आप लोग याद रखेंगे, ये मूर्धा होगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर आपको छांटना है। आपका आ होगा कि आपका ए होगा कि आपका उ होगा कि आपका ल होगा, क्या होगा आपको यही बताना है। तो कौन ऐसा है जो कि आपका दीर्घ स्वर है, आपको ये बताना है दोस्तों। तो दीर्घ स्वर तो सभी हैं, कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, याद रखेंगे यहाँ पे नहीं होना चाहिए। कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, तो जो आपका ल नहीं होगा, क्योंकि सभी आपके दीर्घ स्वर हैं। हो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा डिफिकल्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न आपका स्किप कर दीजिए। यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको प्रत्येक वर्ड को बता दे रहा हूँ क्योंकि ये जो टाइपिंग है, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। क्योंकि जो आ है ना, ये भी आपका दीर्घ ही है। आपका ए है ना, ये भी आपका दीर्घ ही है। आपका उ है ना, ये आपके ह्रस्व स्वर है, ठीक ना, ह्रस्व स्वर है। और जो ल है ना, ये क्या है आपका? ये व्यंजन है। तो इस तरह मैं इसको खत्म कर रहा हूँ। अब इसको देखिएगा, तो अब ये प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ स्वर कौन है? तो आपका एनक वाला ए भी है, आपका आ भी है, ठीक ना। और याद रखेंगे दीर्घ स्वर है, अगर ऐसा न कह के यहाँ पे दीर्घ स्वर की जगह पे न देके यहाँ पे ह्रस्व स्वर दिया रहता और यहाँ पे नहीं के बाद खत्म करता, ह्रस्व स्वर है, तब हम लोग आते ऊ के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और प्रश्न यही है, केवल एक टाइपिंग में मिस्टेक किया गया है, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा क्योंकि लंबी वीडियो है, टाइपिंग में डिस्टर्ब हो सकता है दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं अनुस्वार किसका कार्य करता है, यही आपको बताना है। तो जो अनुस्वार होते हैं ना, यह किसका कार्य करता है? तो यह पंचम वर्ण का कार्य करता है। किसका दोस्तों? पंचम वर्ण का। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। तो कौन ऐसा है कि जो संयुक्त स्वर नहीं है, आपको यही बताना है। ए भी आपका संयुक्त स्वर है, ए भी है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, ये सभी हैं, लेकिन ए ऊ नहीं होगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। ये जो आपका ऊ है संयुक्त स्वर नहीं है, क्योंकि एनक वाला ए भी होता है, ओ भी होता है, इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, 45 नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है, यही आपको बताना है। दंत नहीं है तो आपका द, आपका ल, आपका य, कौन नहीं है यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे य नहीं है, ये आपका अंत्यस्थ व्यंजन होता है। आगे देखते हैं हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा, यही आपको बता रहे हैं। ये देखिएगा, ये अग्र स्वर आता है, पक्ष स्वर आता है, मध्य स्वर आता है, लेकिन विपरीत स्वर नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस तरह चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा।
चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी होती है? कंठ ध्वनि जिसका उच्चारण कंठ से हो तो क और ख क्या है दोस्तों? तो ये आपकी कंठ ध्वनियाँ होती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। तो जो मूर्धन्य होते हैं ट वर्ग में आते हैं, और ट वर्ग में कौन आता है? ढ और ढ आते हैं। ये आपके क्या होगी दोस्तों? ये आपकी हो जाएंगी मूर्धन्य ध्वनियाँ। आगे देखते हैं निम्नलिखित में अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? अल्प प्राण। अल्प प्राण का सूत्र होता है जो आप देखते हैं 1 3 5, 1 3 5 होता है। अब देखिएगा 1 3 5 में कोई नई चीज़ें मिल रही है, लेकिन मैंने आपको बताया कि अल्प प्राण में आपके सारे स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। तो जब ये सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं तो आपका ये वाला बिल्कुल सी हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे थ तो आपका ध 2 नंबर पे आ जाएगा, तो ये तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा क और ग, क यहाँ पे देखिएगा ख, यहाँ पे देखिएगा ग, यहाँ पे घ, यहाँ पे अंग, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 नंबर पे। तो मतलब कि 1 3 5, एक क हो गया और एक 3 ए भी हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन ए के साथ साथ ऑप्शन सी को भी आप लोग सही कर लीजिएगा। दोनों आपके सही हैं क्योंकि अल्प प्राण दोनों हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? नवीन विकसित ध्वनियाँ के बारे में पूछा है दोस्तों। तो नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है आपको ये बताना है। तो देखिएगा जो आपके ख ग ए औ उ बड़ा ऊ स, इसमें से नवीन विकसित ध्वनियाँ जो है ना, ये आगत जो ध्वनि है अरबी फारसी भाषा से ली गई है। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे भी बिंदु है, यहाँ पे भी बिंदु है। आपको मैंने बताया था यही नवीन विकसित ध्वनियाँ कहलाती है। ये अरबी फारसी भाषा से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जब मैं आगे बता रहा था तो वहाँ पे आपको बताया था। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? याद रखेंगे। अब घोष अघोष तो आप बिल्कुल सीख गए होंगे। जो अघोष होते हैं 1 2 होते हैं, और जो घोष होते हैं वो आपके 3 4 और 5 होते हैं। ठीक है, तो आपका ख 2 नंबर पर आता तो बिल्कुल नहीं होगा। इस बात को तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से जानते ही हैं, इस बात को याद रखेंगे। आपका म प फ ब भ म का नंबर पर आता है। म आपका 5 नंबर पर आता है। जो 5 नंबर पर आता है तो ये आपके क्या होंगे दोस्तों? एक घोष वर्ण कहलाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। कौन व्यंजन नहीं है? ऊ बिल्कुल नहीं है। ये तो क्या है? आपका स्वर है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? ओष्ठ नहीं है। प भी है, म भी है, ब भी है, तो नहीं है, तद क्या है? दंत है। निम्नलिखित में से कौन सा नासिक व्यंजन है? हर वर्ग का 5वां नासिक होता है। आपको बताए हैं कि अंग या ड़ न म, तो याद रखेंगे आपका सब होगा, अंग होगा, या होगा, आपका ड़ न म। ये सब चीज़ें जब मैं आपको बता रहा था तो वहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत विस्तृत मैंने बताया था, और आपको पता है ना कि नासिक व्यंजन कौन सा है। तो याद रखेंगे आपका स नहीं होगा, आपका य नहीं होगा, लेकिन आपका क्या होगा? नासिक व्यंजन में आपका अंग होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि एनक वाला ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं, आपको ही बताना है। तो ए जो इनका उच्चारण होता है इनको हम लोग बोलते हैं कंठ तालव्य, और याद रखेंगे कंठ तालव्य से इनका उच्चारण होने के कारण इनको हम कंठ तालव्य वर्ण बोलते हैं। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? तो किसका नहीं दिया गया यही आपको बताना है दोस्तों। आपका ल का, कि आपका श्री का, कि क्री का, कि आपका अंग का, किसका नहीं दिया गया है? किसको मानक भाषा में स्थान नहीं दिया गया है? तो इस वाले श्री को नहीं दिया गया। आप लोग देखते होंगे वर्णमाला में इसका प्रयोग नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं? द्वित्व व्यंजन मतलब कि वे व्यंजन जिनका लगातार 2 बार प्रयोग किया जाए। दिल्ली में देख रहे हैं आप लोग। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि ये व्यंजन क्या कहलाते हैं। स ह उस्मी व्यंजन इनको बोलते हैं। उस्मी या संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्षत्रिय ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आता है? आपको पता होगा, ये संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं आज्ञा। आज्ञा का निर्माण आधा ज और पूरा य से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे यहाँ पे 61 नंबर प्रश्न की। 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन होते हैं? जो अघोष होते हैं 1 और 2 होते हैं, और 1 और 2 होते हैं। तो आपको पता है 1 और 2 के साथ साथ जो आपके उसमें व्यंजन में ह को छोड़ाकर सभी क्या होते हैं दोस्तों? अघोष होते हैं। तो आपका स क्या हो जाएगा? ये अघोष हो जाएगा। आगे देखते हैं घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो घ जो क वर्ग में आता है इसका उच्चारण होता है कंठ से। आगे देखते हैं दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन कौन सा होगा? संयुक्त व्यंजन आज्ञा होता है, 2 वर्णों के मेल से बनती है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो भी है, आपका द भी है, आपका यहाँ पे देखेंगे न भी है, लेकिन आपका अंग नहीं है। नासिक की व्यंजन कहलाता है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए
अब हम आगे देखेंगे दोस्तों, अगला का बात करेंगे। अगला है कि कौन सा अमानक वर्ण है। अमानक वर्ण आप लोग जिसको मान्यता नहीं दी गई है या मानक वर्ण नहीं है, ख भी है आपका, ए वाला जो है दोस्तों ये आपका अमानक वर्ण है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये सभी तो मानक है, सबको तो मान्यता दी गई है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्षत्रिय वर्ण किसके योग से बनता है। तो जो आपका क्षत्रिय है ये आधा क और पूरा स से मिलकर बनता है। ये ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर की बात करते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी बताई गई है। तो 11 बताई गई है। मैं बार बार बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, आपको यही बताना है। तो जो अ ए ऊ देख रहे हैं सभी स्वर हैं, लेकिन जो क्या है दोस्तों ये व्यंजन है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है। ट ठ ड ढ आप लोगों को पता है ए भी आता है, ट वर्ग में ए भी आता है, ए भी आता है, घ नहीं आता है, तो यही नहीं होगा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष स्वर है। अग्र स्वर, पक्ष स्वर और मध्य स्वर। जब मैं आपको बताया था तो आपको बताया था कि इसमें जो पक्ष स्वर नहीं है, तो याद रखेंगे आपके सभी आपके पक्ष स्वर में आ जाएंगे। सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष स्वर है, मैं ये बोल रहा हूं, तो पक्ष स्वर आपका आ होता है। इस बात को याद रखेंगे, पक्ष स्वर एक कहलाता है आ। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है। तो जो खड़ी पाई वाले व्यंजन होते हैं, इनका संयुक्त रूप आप किस तरह बनाते हैं। तो यही बात आपको पता है ना कि खड़ी पाई को जब हटा देते हैं तो वे संयुक्त रूप बन जाते हैं। तो खड़ी चौपाई को आप लोग हटाकर, खड़ी पाई को हटाकर, इस बात को याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, विसर्ग से बना शब्द कौन है। तो विसर्ग इसमें क्या है, आप लोगों को पता है ना कि यहाँ पे देख रहे हैं विसर्ग ध्वनि का चिन्ह है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है, आपको यही बताना है कौन सा वर्ण स्वर है। याद रखेंगे, स्वर ए व्यंजन है, ए भी ल व्यंजन है, ए आपका क भी व्यंजन है, आपका ए नहीं होगा, ए आपके स्वर है। और स्वर में भी कौन सा स्वर है, दीर्घ स्वर है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है। य र ल व ये आपके अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है। याद रखेंगे, जो आप ओ की बात करेंगे तो ओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों से होता है, तो इसको कंठोष्ठ व्यंजन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होता है। आपको पता है ना कि जो च होता है, छ होता है, ज होता है, ज मतलब च वर्ग का जो होते हैं ना, इनका उच्चारण स्थान जो होता है वो तालु से होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, बात करेंगे क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं। तो ये अरबी फारसी भाषा से ली गई हैं। मैंने आपको बताया कि क के आगे देखिएगा यहाँ पे बिंदु, ये ग के आगे यहाँ पे बिंदु, ज के आगे यहाँ पे बिंदु। तो ये जो ध्वनियाँ है अरबी फारसी भाषा की ध्वनि है। आगे देखते हैं, तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं। जो तालव्य व्यंजन होते हैं वह च वर्ग के कहलाते हैं। तो च वर्ग इसमें कौन सा है, च छ ज झ। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कौन सी वर्ण घोष नहीं है, यही आपको बताना है। तो जो घोष वर्ण है वह कौन सा नहीं है। आपको पता है कि जो घोष नहीं होगा तो मतलब एक दो वाला होगा। तो एक दो पे कौन आता है, आपको पता है ना कि जो जो आपके त वर्ग है, त वर्ग ही एक नंबर पर आता है, तो ये आपके अघोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस शब्द में री स्वर नहीं है। कृपा में भी री लगा है, दृष्टि में भी री लगा है, कृष्ण में भी री लगा है, आज में नहीं लगा है। तो ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक कर लीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, यही आपको बताना है। तो जो ध्वनियाँ होती है स्वर के बाद से आने वाले नासिक की ध्वनियाँ आपके अनुस्वार कहलाती हैं। कि स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ आपके अनुस्वार कहलाती हैं। कि स्वर के बाद आने वाली ध्वनियाँ होती हैं, कि व्यंजन के बाद आने वाली, व्यंजन के बाद वाली नहीं, ए वाली भी नहीं, ए वाली भी नहीं, स्वर के बाद आने वाला जो नासिक की ध्वनियाँ होती हैं ये कहलाती हैं अनुस्वार। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नासिक की ध्वनियाँ जो अनुस्वार होते हैं इनका उच्चारण नाक से, नाक में हवा आती है उससे होता है, इस तरह इसकी पहचान करते हैं। 82 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं, यही आपको बताना है। तो जो आपका ओ हो गया, आपका औ हो गया, ये जो वर्ण होते हैं याद रखेंगे ये आपके दंतुष्ट होते हैं। ओ औ इनका उच्चारण में ओष्ठ के साथ साथ दंत का भी प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है। तो याद रखेंगे यहाँ पे आप लोगों को पता है हिंदी वर्णमाला में अब वर्णों की संख्या हो गई है 53। याद रखेंगे, जब ये प्रश्न जहाँ से लिया गया है वहाँ पे 52 थी, तो 52 आप नहीं सही करेंगे। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 53 है। अगर लिखने और पढ़ने के आधार पर दे तभी भी आप इसको मैंने बता दिया हूँ दोस्तों कि पढ़ने के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो पढ़ने के आधार पर 52 ही अभी तक रखी गई है। क्योंकि इसकी जो विशिष्ट व्यंजन जो है ये 53वां वर्ण, इसका पढ़ने के आधार पर निश्चित कोई अर्थ नहीं निकलता है। और लिखने के आधार पर जो वर्णों की संख्या बताई गई है वो कितनी है दोस्तों,
दोस्तों? तो 53 है। इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है ये आपको बता दें दोस्तों। तो मानी गई थी पहले तो 52 थी, लेकिन अब हो गई है दोस्तों 53। तो 53 को आप लोग लॉक करिएगा। आगे देखते हैं स्वर ध्वनि के प्रकार होते हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, प्लुप्त स्वर तीनों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट रूप बताना है। तो जो आपका ब होता है ना, याद रखें कहाँ गया दोस्तों? ब, यहाँ पर लिख रहे हैं ब। जो ब होता है ये क्या है दोस्तों? आपको यही बताना है। तो जो ब होता है इसका उच्चारण स्थान सबसे पहले ओष्ठ होता है। तो याद रखेंगे जब इसका उच्चारण स्थान आपको पता है कि ओष्ठ होता है, तो याद रखेंगे तो ब को उच्चारण में ब और दंत, याद रखेंगे दंत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग करते हैं। तो दंत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग करते हैं तो दंतोष्ठ, याद रखेंगे। पहला बात तो दंतोष्ठ का हो गया, याद रखेंगे। और जो ब है याद रखेंगे वह प वर्ग में आता है। तो जब प वर्ग में आता है तो ये स्पर्श हो गया, ये भी आपका स्पर्श हो गया। ओष्ठ के साथ आप लोग मत जाइएगा, दंतोष्ठ है तो दंतोष्ठ के साथ जाइएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोग देखिएगा ये बिल्कुल ये जो ब है ना, प ब, याद रखेंगे। तो जो आप लोग देखिएगा पतंग, फल, बकरी 3 नंबर पर आता है ना, तो ब जो 3 नंबर पर आता है, तो 3 नंबर पर आता है तो ये क्या होगा? तो 1 3 5 ये क्या होते हैं? तो अल्पप्राण होते हैं। तो जब आपके ये अल्पप्राण होते हैं तो अल्पप्राण यहाँ भी हो गया, आपका अल्पप्राण यहाँ भी हो गया। अब देखेंगे ये आपका घोष है कि आपका सघोष है। 3 नंबर पर आ रहा है तो 3 नंबर पे आपका क्या होगा? सघोष होगा। ये आपका निर्नुनासिक होगा। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक कर लीजिएगा। आगे देखते हैं कि निम्न में अर्ध स्वर कहलाते हैं। तो य और व आपके क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो ये आपके अर्ध स्वर कहलाते हैं। आगे देखते हैं कि महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित होती है? तो महाप्राण, अल्पप्राण 1 3 5 और महाप्राण आपका 2 और 4, दूसरा और चौथा, याद रखेंगे दूसरा और चौथा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या कहलाती है? तो जो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई होती है वह ध्वनि कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि इनमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है? आपको पता होना चाहिए 1 3 5 आपके अल्पप्राण होते हैं। तो जो आपका ख है 2 नंबर पर आ रहा है महाप्राण होगा, और याद रखेंगे च 1 नंबर पर आता है, यही अल्पप्राण हो जाएगा। आगे देखते हैं इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो स्पर्श व्यंजन नहीं है मतलब क से लेकर म के बीच में नहीं होगा। कौन नहीं होगा? ये तीनों है, आपका यह नहीं होगा, यह अंत्यस्थ व्यंजन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी होती है? तो जो क वर्ग होते हैं इनका उच्चारण कंठ से होता है, तो इनको कंठ ध्वनियाँ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं दोस्तों? वर्णमाला बोलते हैं। बार बार मैंने आपको बताया है। आगे देखते हैं हिंदी की स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? जो ए वाली स है दोस्तों, याद रखेंगे जो ये बड़ा वाला स है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है आपको यही बताना है। तो जो ए वाला स होता है इसका उच्चारण स्थान आपका होता है तालव्य। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हिंदी में वर्ण में ओष्ठ नहीं है। म आपका, ब आपका, उ, आ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन है? अल्पप्राण मतलब 1 आपका, 3 आपका, 5। कौन कौन होगा दोस्तों? याद रखेंगे। तो अल्पप्राण ध्वनियों का जो चिन्ह नहीं होगा यही आपको बताना है। जो क है 1 नंबर पर आता है, ख ये महाप्राण हो गया, गलत हो गया। ये तो 1 नंबर पर आता है, थ, और यहाँ पे आपका न, ठीक ना। तो जो त हो गया आपका, थ हो गया, ये भी आपका नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा च हो गया आपका, 6 नहीं है। जो 3 नंबर पर आता है, यहाँ 5 नंबर पर, 1 3 5, यही होगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। वर्ण का मतलब रंग भी होता है, जाति भी होता है, अक्षर भी होता है, आकाश नहीं होगा। आगे देखते हैं कौन सा वर्ण घोष नहीं है। घोष अघोष तो परेशान ही कर दिया है, समझ लीजिए, बहुत प्रैक्टिस हो गया। अब देखिएगा ये इसको हम नहीं बताएंगे, इसको आप बताइएगा। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो स्वर के बाद आने वाली जो नासिक ध्वनियाँ होती हैं इनको हम अनुस्वार बोलते हैं। किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो आपको सब में कृपा में भी री आएगा, कृष्णा में भी री आएगा, दृष्टि में भी आएगा, रिवाज में नहीं आएगा। किस शब्द में री स्वर नहीं है? यहाँ पर देखिएगा आज में नहीं होगा, सभी में होगा। निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण कौन सा है? आपका जो दंतव्य वर्ण की बात करेंगे दोस्तों, तो ध्यान से अगर आप लोग इसको चीज़ों को ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा दंतव्य वर्ण है
निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है, नहीं है, नहीं है, तो यहाँ याद रखेंगे अंत्यस्थ व्यंजन यह हो जाएगा, आपका च याद रखेंगे, ये तालु हो जाएगा और ये दंतव्य तो हो जाएगा, याद रखेंगे, और ऊ क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा। आगे देखते हैं घ का उच्चारण स्थान कौन होता है, तो याद रखेंगे घ का उच्चारण स्थान आपका क वर्ग का है, कंठ होगा। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, संचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम आपको लगाना है। तो जब आप इसको सही क्रम में लगाइएगा, सबके आगे स है तो सब स तो देख ही लिए आप लोग। इसमें सबसे पहले देखिएगा ये स्वर आते हैं, अंक का मात्रा है, तो आपका संतान होगा। संतान के बाद जब आप लोग इसको धीरे धीरे आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे आपका स के बाद क आता है, तो क आएगा, यहाँ पे 2 नंबर पर क आ जाएगा, यहाँ पे क है, यहाँ पे 2 नंबर पर 3 नंबर पर देखिएगा च आता है, और यहाँ पे छत्री वाला छ लास्ट में आता है। तो याद रखेंगे सही क्रम में आप सचाइएगा तो संतान, सकल, सचल, संक्षम, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं महाप्राण वर्ण है, तो महाप्राण वर्ण कौन सा होगा यही आपको बताना है। महाप्राण होते हैं 2 और 4, और 2 और 4 होते हैं तो त की बात थ आता है, ऑप्शन नंबर यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, याद रखेंगे आपका अंग और वह किस वर्ण के साथ आते हैं, तो आप लोग इस सब किसके साथ आते हैं दोस्तों, तो आप ये लोग ध्यान रखिएगा, ये आपका आते हैं अ के साथ। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है, जिसमें मात्रा नहीं है, कारखाना में भी है, कलरव में मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है। आगे देखते हैं अयोगवाह कहा जाता है, अयोगवाह किसे बोलते हैं, तो याद रखेंगे विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, अल्पप्राण को। याद रखेंगे जो आपका अयोगवाह होता है वह विसर्ग को बोलते हैं, अनुस्वार और विसर्ग के सम्मिलित रूप को अयोगवाह बोलते हैं। ट वर्ग किस प्रकार का व्यंजन है, तो याद रखेंगे यह मूर्धन्य व्यंजन इसको बोलते हैं, ट वर्ग को। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनियाँ है, तो ल आपका क्या है, लुंठित है कि पारस्विक है, आपको पता होना चाहिए कि जो ल है ये पारस्विक ध्वनि कहलाती है। आगे देखते हैं अंग और अह क्या है, तो अंग और अह को सम्मिलित रूप को अयोगवाह बोलते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो आपको यही बताना है, छत्री भी है, आपका त्र भी है, आपका स्र भी, लेकिन ए नहीं है दोस्तों। आगे देखते हैं कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है, याद रखेंगे स्पर्श संघर्षी व्यंजन ज भी होता है, आपका स्पर्श संघर्षी है। निम्न में से कौन सा जो व्यंजन है वह स्पर्श संघर्षी है, तो याद रखेंगे ज होता है, आपका ह र स नहीं होता है, क्योंकि ज जो होता है ना क से लेकर म के बीच में आता है, और जो ज होता है ना ये आपका च वर्ग का होता है, तो इस कारण यह स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाएगा। आगे देखते हैं हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो मूल रूप से व्यंजनों की संख्या मानी गई है कितनी दोस्तों, तो याद रखेंगे मूल रूप से वर्णों की संख्या मानी गई है 33। आगे देखते हैं उस तरह की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे व्यंजनों की संख्या होती है 41, लेकिन मूल रूप से बात किया है, अगर 41 होता तो 41 को कहते हैं। निम्न शब्दकोश में छत्री का क्रम किसके बाद आता है, तो छत्री का निर्माण जो होता है वो आधा क और पूरा स से होता है, तो ये याद रखेंगे क के बाद आता है। ए का उच्चारण स्थान क्या होता है आपको यही बताना है, तो ए का उच्चारण स्थान आपका कंठ तालव्य से होता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंत्यस्थ नहीं है, तो य र ल व होगा, ह नहीं होगा, ये उसमें व्यंजन है। आगे देखते हैं अघोष वर्ण कौन सा है, इसको भी आपको बताना होगा। तो जो आपका अघोष वर्ण होता है ना दोस्तों, याद रखेंगे जो आपका स है अघोष वर्ण है। आगे देखते हैं हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन होती है, तो जो आपकी तालव्य ध्वनियाँ होती है च वर्ग का होता है, कंठ तालु च वर्ग में आता है, ये आपका सही होगा। हिंदी की ध्वनियाँ अल्पप्राण है, अल्पप्राण जो होता है वह आपका 1 3 5 होता है, और 1 3 5 जो होता है आपको पता है ना त वर्ग में आता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समृद्ध है, कौन सा स्वर है जो समृद्ध स्वर है, यही आपको बताना है। अगर समृद्ध स्वर की बात आप लोग बोलेंगे तो जो छोटी होती है इसको समृद्ध स्वर के नाम देते हैं। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ तो याद रखेंगे ट वर्ग मूर्धन्य में आता है, आपको यही पता होना चाहिए। तो जो कंठ तालु मूर्धा मूर्धन्य ध्वनियाँ आपको बताना है, तो इसमें आपका मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन होगा, आपका ट ठ ड ढ, ट आपका तो है नहीं, यहाँ पे द नहीं है दोस्तों, याद रखेंगे ये टाइपिंग मिस टाइपिंग है, ये आपका ट है, क्या दोस्तों याद रखेंगे ये आपका ट ठ ड ढ, ये आपकी मूर्धन्य ध्वनियाँ कहलाएंगी, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हिंदी की ब ध्वनि है, जो ब ध्वनि है इसका उच्चारण स्थान कहाँ होता है, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। कहाँ से होता है दोस्तों, ओष्ठ से होता है। दंत ध्वनियाँ जो त होता है दंत ध्वनि होता है। ध्वनि में कौन सी दंत ओष्ठ है, याद रखेंगे जो दंत ओष्ठ की बात कहा है दोस्तों, तो याद रखेंगे
जब दंतोष्ठ की बात बोलेंगे तो वह जो ध्वनि होती है दंतोष्ठ ध्वनि कहलाती है। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनिया है? तो याद रखेंगे जो ट वर्ग होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम लोग मूर्धन्य ध्वनिया बोलते हैं। च वर्ग को आपकी तालु ध्वनिया बोलते हैं, क वर्ग को कंठ बोलते हैं, प वर्ग को ओष्ठ बोलते हैं, त वर्ग को दंत बोलते हैं। आगे देखते हैं स ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। आपको मैं एक बार और भी बता दिया हूँ, जो ये वाला स होता है बड़ा वाला स, इसका उच्चारण स्थान तालव्य होता है। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? कई बार रिपीट प्रश्न हो रहा है, तो याद रखेंगे जो पार्श्विक व्यंजन होता है ना, पार्श्विक व्यंजन आपका क्या होता है दोस्तों? ल होता है, ल को पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं होगा? तो ये स आपका नहीं होगा, और तो सभी हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन कौन है? अर्धस्वर य और व को अर्धस्वर बोलते हैं। ये व्यंजन होते हैं लेकिन अर्धस्वर इन्हें बोला जाता है, तो यह ही होगा आपका। निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? छतरी त्र आपका सब है लेकिन आपका फ नहीं होगा। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो पार्श्विक व्यंजन किसे बोलते हैं? ल को पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं, और इसके बाद र को लुंठित व्यंजन बोलते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? आपको यही बताना है। तो जो आपका भाषा विकास के रूप में अगर देखें हम लोग भाषा विज्ञान की दृष्टि से, जो बड़ा ऊ होता है ना वह पश्च समृद्ध स्वर बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? याद रखेंगे, पश्च समृद्ध स्वर बोला जाता है। व का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो जो आपका व होता है व का उच्चारण स्थान आपका दंतोष्ठ होता है। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? महाप्राण नहीं है मतलब अल्प प्राण होगी, और अल्प प्राण का सूत्र होता है 1 3 5, और 1 3 5 में आपका क्या मिल रहा है? अब देखिएगा, प्रथम को देखिए, ख 2 नंबर पर आता है तो ये तो आपका महाप्राण होगा, ये तो होगा नहीं। आपका ज याद रखेंगे, जो आपका च छ ज 3 नंबर पर आता है, तो जब 3 नंबर पर आता है तो यही आपका अल्प प्राण होगा, महाप्राण नहीं होगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, बात करेंगे किस स्वर का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है? कंठ तालु से उच्चारण होता है ए का, ये बात याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? संघर्षी व्यंजन कौन कौन है दोस्तों? याद रखेंगे, आपका झ, आपका ठ, आपका ह, आपका म। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन उसमें संघर्षी ऐसे बोला जाता है दोस्तों? याद रखेंगे, तो आपको पता है ना कि जो ह होता है इसको उसमें संघर्षी व्यंजन का नाम दे देते हैं, ये बात को याद रखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, 141 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो याद रखेंगे स्पर्श संघर्षी व्यंजन की बात करेंगे 141 नंबर की, तो याद रखेंगे स्पर्शी व्यंजन ज को बोलते हैं, क्योंकि ज क से लेकर म के बीच में आता है। विसर्ग से बना शब्द आपका निष्क्रिय है। तालव्य व्यंजन कौन होता है? कंठ तालु, तालु जो होता है च वर्ग का होता है, यही होता है तालव्य व्यंजन। कौन सा वर्ण घोष नहीं है, यही आपको बताना है। तो जो आपका घोष नहीं है तो इसमें से कौन नहीं होगा? आपका त नहीं होगा। इस बात को याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, दीजिए मुझे विदा। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।